नमस्कार, न्यूज हेडक्वार्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास भदौरिया। अगले आधे घंटे हम आपको देश दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरें दिखाएंगे और ये सभी खबरें 1 मिनट के भीतर होंगी। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं दक्षिण अमेरिकी देश चिली से। यहाँ के जंगलों में भीषण आग लग गई है। आग भी 1 या 2 जगह नहीं, पूरे 15 जगहों पर लगी है और जिसका दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। राजधानी सैंटियागो के दक्षिण में औरोकेनिया इलाके में लगी इस आग के चलते नुबल और मौले इलाके में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। खतरा इस बात का है कि जंगलों में लगी ये आग जल्द ही खेतों और घरों को भी अपनी चपेट में ले सकती है। फिलहाल चिली में पारा लगभग 40 डिग्री से ऊपर है, जिसकी वजह से आग पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है। चिली की सरकार का मानना है कि औरोकेनिया इलाके में ये आग जानबूझकर लगाई गई है। सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि इस मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा उसे मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी मानकर 20 साल की सजा सुना दी जाएगी। लोकल पुलिस आग लगाने के शक में 60 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक ने आपातकालीन आदेश जारी कर दिए हैं और अफसरों को जरूरत पड़ने पर कर्फ्यू लगाने का अधिकार दे दिया है। चिली में पिछले साल भी जंगल में बड़ी आग भड़की थी, जिसमें 131 लोगों की मौत हुई थी और 1000 से ज्यादा घर खाक हो गए थे। जंगल की एक आग भारत में भी जोर से भड़क रही है। ये आग जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में लगी है। डर है कि अगर समय रहते इस पर काबू नहीं पाया गया तो इसका दायरा भी बढ़ सकता है। जिस जगह ये आग भड़की वो गांदरबल जिले का कांगन इलाका है। लपटों पर काबू पाने के लिए वन विभाग के कर्मचारी पूरी ताकत से जुटे हुए हैं। वन सुरक्षा बल, वन कर्मचारियों की कई टीमें आग बुझाने और इलाके की वन संपदा को नुकसान से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यह आग रविवार को शाम के वक्त लगी। कैसे लगी फिलहाल इसका तो पता नहीं चला है, लेकिन तेज हवाओं और सूखे पेड़ों के चलते इसका दायरा बढ़ता चला गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि आग जंगल के जिस हिस्से में लगी उसे 69S कहते हैं। इस इलाके में जंगल काफी घने हैं। डर है कि आग पर काबू नहीं पाया गया तो जंगली जानवरों के लिए भी खतरा हो सकता है। अगर वो जंगल से निकलकर आबादी की तरफ बढ़े तो आम लोगों के लिए जान का जोखिम हो सकता है। आग बुझाने में लगी टीम के अफसर ने बताया कि हालात मुश्किल जरूर है, लेकिन आग पर काबू पा लिया जाएगा। प्रशासन ने स्थानीय लोगों को भी सतर्क रहने और सहयोग करने को कहा है। अमेरिका पर बर्फीले तूफान का कहर बार बार टूट रहा है। इस बार इसकी मार पड़ी है अमेरिका के न्यू इंग्लैंड पर। न्यू इंग्लैंड में बर्फीले तूफान ने जिंदगी की रफ्तार रोक दी है। बर्फीले तूफान का सबसे ज्यादा असर न्यूयॉर्क और न्यू इंग्लैंड के उत्तरी हिस्सों में दिखाई दिया। रात भर हुई बर्फबारी के बाद रास्तों पर बर्फ की मोटी परत जम गई है, जिसे साफ करने के लिए रेस्क्यू वर्कर्स की टीम लगातार काम करती रही। बताया जा रहा है कि हालात सामान्य होने में अभी भी वक्त लग सकता है। बोस्टन के ठीक बाहर ग्रीक लाइन की एक ट्रेन ईस्ट समरविले स्टेशन पर खड़ी एक आउट ऑफ सर्विस ट्रेन से टकरा गई, जिससे इनके डिब्बे पटरी से उतर गए। जबकि बोस्टन और न्यूयॉर्क में बड़ी संख्या में उड़ानों को रद्द कर देना पड़ा है। मौसम विभाग का कहना है कि अगला तूफान कंसास से पूर्व की ओर ओहियो वैली और सेंट्रल अटलांटिक तक और अधिक बर्फबारी की वजह बनेगा। जिस न्यू इंग्लैंड पर बर्फीले तूफान की मार पड़ी है उसमें अमेरिका मेन, वर्मोंट, न्यू हैम्पशायर, मैसाचुसेट्स, रोड आइलैंड और कनेक्टिकट जैसे 6 राज्य शामिल हैं। अब बात कर लेते हैं उत्तर कोरिया की। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने एक बार फिर से अमेरिका से रार मोल लेने की तैयारी शुरू कर दी है। किम ने कहा है कि उत्तर कोरिया एटमी हथियारों से जुड़ा अपना कार्यक्रम और तेज करेगा। उत्तर कोरिया की पीपुल्स आर्मी के 77वें स्थापना दिवस पर सैन्य शक्ति दिखाने के लिए उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में सेना ने पूरे तामझाम के साथ परेड निकाली। इस मौके पर उत्तर कोरिया के सुप्रीम कमांडर किम जोंग उन ने सेना की सलामी ली। सैनिक परेड के बाद किम जोंग उन ने सेना के अफसरों के आगे देश का एटमी प्लान पेश कर दिया। किम ने कहा कि दक्षिण कोरिया और जापान के साथ अमेरिका रक्षा संबंध मजबूत कर रहा है। ये उत्तर कोरिया के लिए गंभीर खतरा है, जिससे निपटने के लिए परमाणु हथियार कार्यक्रम और तेज किया जाएगा। दरअसल हाल के वर्षों में अमेरिका और दक्षिण कोरिया के रक्षा संबंध थोड़ा ठंडे दिखाई पड़ रहे थे, जिसे देखते हुए किम ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम तेज किया था। अमेरिका ने इसकी काट के लिए दक्षिण कोरिया और जापान के साथ सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया। उत्तर कोरिया इसी बात से भड़का हुआ है। वैसे भी एटमी हथियारों को लेकर किम की ये धमकी ऐसे समय में आई है जब अमेरिका में सत्ता की बागडोर एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप संभाल चुके हैं, जिनसे किम का 36 का आंकड़ा रहा है।
अब वो खबर जिसे देखकर दुश्मनों के दिल दहल जाएंगे। वायुसेना जाबाजों ने शौर्य और ताकत दिखाई तो आसमान की बुलंदियां भी छोटी पड़ गई। एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2025 में सुखोई राफेल की गरज से बेंगलुरु का आसमान गूंज उठा। पहली बार अमेरिका और रूस ने अपने सबसे घातक फाइटर एयरक्राफ्ट की भी झलक दिखाई। रूस के सुखोई 57 फाइटर एयरक्राफ्ट और अमेरिका के F-35 ने एरो इंडिया में खूब तारीफ बटोरी। बेंगलुरु में इस एयर शो से पहले एयर चीफ मार्शल और आर्मी चीफ ने स्वदेशी लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस में एक साथ उड़ान भरकर इतिहास रच दिया। इस बार एयर इंडिया शो की थीम द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज है, जिसमें भारत अपनी हवाई ताकत और स्वदेशी रक्षा तकनीक का प्रदर्शन कर रहा है। पिछले बजट की भांति इस वर्ष भी हमने डिफेंस मॉडर्नाइजेशन के 75% एलोकेशन को देश में ही निर्मित साजो सामान के एक्विजिशन के लिए रिजर्व कर रखा है। बेंगलुरु के यलहंका एयरफोर्स स्टेशन में शुरू हुआ 5 दिन का ये इवेंट 14 फरवरी तक चलेगा। अब बात कर लेते हैं महाकुंभ की, जहां श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ती भीड़ ट्रैफिक पुलिस को घुटनों पर ला दिया है और पूरा ट्रैफिक सिस्टम जाम हो गया है। सड़कों पर सबसे बुरा हाल है, जगह जगह गाड़ियों की एंट्री रोक दी गई है। कई जगह तो लोगों को रास्ते से लौटने की सलाह भी दी गई है। भीड़ को देखते हुए सरकार और प्रशासन अलर्ट मोड में है, क्योंकि इसका असर आसपास के जिलों में भी दिख रहा है। प्रतापगढ़ के भूपिया माऊ क्रॉसिंग के पास से प्रयागराज तक लंबा जाम लग गया है। महाकुंभ में स्नान कर लौटने वाले श्रद्धालु श्री रामलला के दर्शन के लिए इसी रास्ते से अयोध्या जा रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक ठप हो गया है और लोग कई कई घंटे गाड़ियों में फंसे हैं। प्रयागराज जाने वालों की वजह से कौशाम्बी में भी हाईवे पर ट्रैफिक जाम हो गया है। प्रशासन ने रूट डाइवर्ट करने की कोशिश की, लेकिन इसका भी ज्यादा असर नहीं दिखा। मध्य प्रदेश के रीवा में चाक घाट बॉर्डर से संगम सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है, लेकिन ट्रैफिक का प्रेशर कम करने के लिए यहां हर 10 से 15 किलोमीटर पर लोगों को रोका जा रहा है। इसके बाद भी भीड़ घटने का नाम नहीं ले रही है। प्रयागराज मेला क्षेत्र में नाग वासुकी मंदिर के पास भी ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमराती दिखाई दे रही है। महाकुंभ में जाने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ के आगे रेलवे के इंतजाम भी हांफने लगे हैं। प्रयागराज संगम स्टेशन पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए इमरजेंसी क्राउड मैनेजमेंट प्लान को लागू कर दिया गया है। प्रयागराज संगम स्टेशन फिलहाल बंद कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि इसे 14 फरवरी तक बंद रखा जाएगा। स्टेशन बंद करने से लोगों में कंफ्यूजन फैला तो यूपी सरकार की तरफ से बताया गया कि महाकुंभ क्षेत्र में आने वाले बाकी 8 स्टेशन, जिनमें प्रयागराज शिवकी, नैनी, प्रयागराज जंक्शन, सुबेदारगंज, प्रयाग, फाफामऊ, प्रयागराज रामबाग और झूसी से रेलगाड़ियों की आवाजाही बिना किसी समस्या के चल रही है। हालांकि भीड़ इन स्टेशनों पर भी कम नहीं है। ये औरैया रेलवे स्टेशन का हाल है। यहाँ भी श्रद्धालुओं की भीड़ के चलते सिस्टम डोलता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे महाकुंभ के दौरान रेलवे स्टेशन पर लोगों की भीड़ है और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। कमोवेश हर बार ऐसे ही हालात बनते हैं। महाकुंभ में इस बार करीब 40 करोड़ लोगों के आने का अनुमान था, लेकिन पिछले 27 दिनों में करीब 43 करोड़ लोग संगम में डुबकी लगा चुके हैं। 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा पर एक बार फिर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। किन्नर अखाड़े में छिड़े विवाद के बीच ममता कुलकर्णी ने महामंडलेश्वर का पद छोड़ दिया है। ममता ने कहा कि मैं 25 साल से साध्वी हूं और आगे भी साध्वी रहूंगी। ममता कुलकर्णी को प्रयागराज महाकुंभ में 24 जनवरी को महामंडलेश्वर बनाया गया था। किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने उनका पिंडदान और पट्टाभिषेक कराया था। इसके बाद ममता को श्री माई ममता नंदगिरी का नाम दिया गया था, लेकिन इसी के साथ इसका विरोध भी शुरू हो गया। आरोप था कि ममता ने 10 करोड़ रुपए देकर महामंडलेश्वर की पदवी ली थी। हालांकि ममता कह रही है कि उनसे 2 लाख रुपए मांगे गए थे। मैं महामंडलेश्वर यमाई ममता नंदगिरी, मैं इस पोस्ट से मैं इस्तीफा दे रही हूं। जब मुझे 2 लाख मांगे गए थे, मेरे सामने 3-4 महामंडलेश्वर थे, मेरे सामने 3-4 जगत गुरु थे उसी रूम के अंदर, और मैंने कहा मेरे पास 2 लाख नहीं। तब जाके वहां पे जो बैठी हुई जय अंबागिरी महामंडलेश्वर है,
बात कर लेते हैं प्रयागराज में राष्ट्रपति के कुंभ स्नान की। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी आज आस्था की डुबकी लगाई। महाकुंभ में स्नान के लिए पहुंची राष्ट्रपति ने संगम में 3 डुबकी लगाई। त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान के बाद राष्ट्रपति ने पूजा अर्चना की और भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ संगम तट पर पहुंची राष्ट्रपति ने पक्षियों को दाना भी खिलाया। इससे पहले राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर सुबह 9:30 बजे बमरौली एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। यहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी ने उनका स्वागत किया। वहां से राष्ट्रपति अरैल पहुंची, फिर बोट से संगम पहुंचकर पावन स्नान किया। द्रौपदी मुर्मू देश की दूसरी राष्ट्रपति हैं जिन्होंने महाकुंभ में स्नान किया। इससे पहले 1954 में देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी महाकुंभ में स्नान किया था। 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से बात की और उन्हें परीक्षा का तनाव कम करने के टिप्स दिए। परीक्षा पे चर्चा के 8वें एडिशन में पीएम नरेंद्र मोदी ने 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट से बोर्ड एग्जाम को लेकर बातचीत की। बेहद अनौपचारिक माहौल में हुई इस बातचीत में प्रधानमंत्री ने छात्रों को टाइम मैनेजमेंट का गुरु मंत्र दिया। छात्रों से कहा कि एक दिन में सभी के पास 24 घंटे ही होते हैं। कोई इतने ही समय में सब कुछ कर लेता है तो कोई यही कहता रहता है कि समय नहीं है। ऐसे में टाइम मैनेजमेंट सीखना बहुत जरूरी है। मैं अपने समय का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करता हूँ, इस पर बहुत सतर्क रहता हूँ। टाइम मैनेजमेंट के समय में कागज पे लिख करके तय करता हूँ। दिल्ली की सुंदर नर्सरी में हुए इस कार्यक्रम का फॉर्मेट इंटरैक्टिव था, जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि बच्चों को दीवारों में बांधना नहीं चाहिए, खुला आसमान देने की जरूरत है। कि बच्चों को आप दीवारों में बंद करके एक प्रकार से किताबों में का ही जेल खाना बना दें तो बच्चे कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। दिल्ली में चुनाव नतीजों के बाद बीजेपी जश्न मना रही है तो पार्टी के भीतर सरकार की तैयारियों पर भी चर्चा चल रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी हार के कारण तलाश रही है। इस बीच अरविंद केजरीवाल के घर लगातार बैठकों का दौर जारी है। केजरीवाल ने दिल्ली में अपने सभी 70 प्रत्याशियों से मुलाकात की। जो जीत गए उनसे भी मिले और जो हार गए उनके साथ भी बैठक की। इस बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, सांसद संजय सिंह और पार्टी के संगठन मंत्री संदीप पाठक भी शामिल हुए। इस बीच केजरीवाल की पार्टी के सांसद एनडी गुप्ता ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपनी ही पार्टी की हार को लेकर बड़ी बात कह दी। ये बड़े सोचने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से इकट्ठे होके जो एक सामने डेमोक्रेसी के खिलाफ चल रही है, संविधान के खिलाफ चल रही है, तो उसको किस तरह से मतलब जब मात दी जाए। एनडी गुप्ता केजरीवाल के भरोसेमंद गिने जाते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जब ईडी ने आम आदमी पार्टी से जुड़े लोगों पर एक्शन लिया था तो एनडी गुप्ता के ठिकानों पर भी छापे पड़े थे। और कहीं की सबसे पहले इकट्ठे होके मौका खुशी का हो तो संतरी हो या मंत्री, खुश होने का हक सबको है। खुशी के ऐसे ही एक मौके पर उत्तर प्रदेश के मंत्री मनोहर लाल ने मंच पर खुलकर डांस किया। उत्तर प्रदेश के मंत्री मनोहर लाल को आपने पहले भी देखा होगा, लेकिन इस बिंदास अंदाज में नहीं देखा होगा। वीडियो ललितपुर के एक शादी समारोह का है। प्रदेश के श्रम और सेवा योजन राज्य मंत्री मनोहर लाल वहां मेहमान बनकर पहुंचे थे। मौका खुशी का था, ऑर्केस्ट्रा चल रहा था। इसी बीच मंत्री जी स्टेज पर पहुंच गए। पहले मंत्री जी की तरफ से सिंगर से गाने की फरमाइश की गई। इसके बाद गाना शुरू हुआ तो मंत्री जी भी खुद को रोक नहीं पाए और जमकर ठुमके लगाने लगे। हालांकि मंत्री मनोहर लाल का यह कोई पहला वायरल वीडियो नहीं है। इसके पहले वो कभी धार्मिक कार्यक्रमों में ढोल मंजीरा बजाते तो कभी लोकगीत और भजन गाकर वायरल होते रहते हैं। अपनी सादगी, मिलनसार व्यवहार के चलते वो किसी न किसी तरह अक्सर चर्चा में रहते हैं। फिलहाल वो ऑर्केस्ट्रा में डांस वाले इस वीडियो से चर्चा में हैं। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ टायर फटने से एक एसयूवी डिवाइडर से टकरा गई और उसके बाद जो हुआ वो बेहद खौफनाक था।
डिवाइडर से टकराने के बाद स्कॉर्पियो गेंद की तरह हवा में उछल गई। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें कार 8 बार पलटती दिखाई दी। सड़क पर 8 बार पलटने के बाद एसयूवी डिवाइडर पर जाकर अटक गई। अगर ये डिवाइडर पार कर जाती तो हादसा और भी बड़ा हो सकता था। इस गाड़ी में 4 बच्चे समेत 7 लोग सवार थे। ये सभी लोग एक ही परिवार के थे और सारे लोग बुरी तरह से घायल हैं। इनका अस्पताल में फिलहाल इलाज चल रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 310 किलोमीटर पर हुए इस हादसे का पूरा वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया है। बताया जा रहा है कि एसयूवी में सवार सभी लोग दिल्ली से बिहार के बेगूसराय जा रहे थे। बूढ़नपुर के पास इनकी गाड़ी के दाहिने तरफ का अगला टायर फट गया। जिस वक्त टायर फटा उस समय गाड़ी की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज़्यादा थी, जिसके कारण गाड़ी बेकाबू हो गई। गाड़ी में रखे सामान को देखकर लग रहा था कि सारे लोग किसी मांगलिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए निकले थे। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 2 गुटों में झगड़ा हुआ। इसके बाद एक पक्ष के युवक ने दूसरे पक्ष की महिला को बुरी तरह पीट दिया। लेकिन नगवा गांव में महिला को पीट रहे आरोपी को पता नहीं था कि उसका वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि महिला आगे बढ़ी और पीछे से युवक दौड़कर उसके पीछे गया। इसके बाद महिला एक बार फिर से कैमरे के फ्रेम में लौटी। महिला जैसे ही युवक की तरफ बढ़ी, आरोपी ने उस पर घूंसों की बरसात कर दी, लेकिन महिला भी डटी रही। सुमित और अरुण द्वारा मारपीट की जा रही है और गाली गलौज की जा रही है। उस संबंध में थाना बुढ़ाना में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। दोनों अभियुक्तों का शांति भंग में चालान कर दिया गया है। विधिक आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि यहां रास्ते को लेकर हुए झगड़े में 2 पक्षों के बीच मारपीट हो गई थी। बताया जाता है कि ये महिला दोनों गुटों में बीच बचाव कराने की कोशिश कर रही थी। इसी बात से भड़के आरोपी ने महिला की सरेआम पिटाई कर दी। जंगल में निकलकर एक तेंदुआ बस्ती की तरफ पहुंचा तो उसकी जान पर बनाई। वो कुएं में गिर गया और रात भर पानी से निकलने के लिए हाथ पांव मारता रहा। लेकिन खेत में बना यह कुआं गहरा था, लिहाजा तेंदुए की सारी कोशिश नाकाम रही। तेंदुआ इसी तरह ना जाने कब तक फंसा रहता, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी। जिस किसान का कुआं था वो सुबह अपनी फसल देखने पहुंचा तो उसकी नजर कुएं में फंसे तेंदुए पर पड़ी, जिसके बाद पन्ना टाइगर रिजर्व के अधिकारियों को खबर दी गई और तेंदुए के रेस्क्यू की कोशिशें शुरू की गई। तेंदुए को कुएं से बाहर निकालने के लिए पहले एक लकड़ी का प्लेटफॉर्म तैयार किया गया। उसे मोटी रस्सी से बांधकर जैसे ही कुएं में गिराया गया, तेंदुए की जान में जान आ गई। खतरा इस बात का था कि प्लेटफॉर्म पर चढ़े तेंदुए को अगर बाहर निकाला जाता तो वो लोगों को नुकसान पहुंचा सकता था। लिहाजा उसे पहले जाल में कैद किया गया, फिर पिंजरे में डाल दिया गया। इस तरह लगभग 2 घंटे की मशक्कत के बाद तेंदुए को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और हेल्थ चेकअप के बाद उसे जंगल में छोड़ दिया गया है। चीन का एक जहाज रूस में फंस गया। रूस के सखालिन इलाके में गुजरता ये जहाज तट के पास पहुंचने वाला था, लेकिन चालक दल इस बात का अंदाजा नहीं लगा सका कि जिस तरफ ये जहाज बढ़ रहा है वहां पानी कम है। नतीजा हुआ कि सखालिन के दक्षिण पश्चिमी तट से करीब 200 मीटर दूर ये गाद में फंस गया और इसका इंजन जवाब दे गया। रूस के नेवेल्स्की जिले में फंसे इस जहाज पर 700 टन पेट्रोल, 100 टन डीजल और 1000 टन कोयला लदा है। रूस की तरफ से बताया गया है कि जहाज पर फंसे चालक दल के 20 सदस्यों ने रूस से संपर्क तो किया, लेकिन रेस्क्यू के लिए कोई मदद नहीं मांगी। रूस का कहना है कि वो रेस्क्यू के लिए औपचारिक संदेश का इंतजार कर रहे हैं। रूस के अधिकारियों का कहना है कि वैसे भी मौसम इतना खराब है कि बचाव अभियान आसान नहीं रहने वाला है। फिलहाल डर इस बात का है कि समंदर के थपेड़े झेल रहा ये जहाज कहीं पलट न जाए। अगर ऐसा हुआ तो इससे तेल का रिसाव हो सकता है, जो पर्यावरण के लिए बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। इसलिए ऑयल लीकेज के खतरे से निपटने के लिए एक्सपर्ट्स को जहाज तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है।